हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएसटी का जो आपका मॉड्यूल है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, उन सभी को पूरा करने वाले हैं इसी एक वीडियो में। यानी आप सभी जानते हैं कि 31 मॉड्यूल या असाइनमेंट कह सकते हैं आपको सामाजिक अध्ययन विषय में दिए गए हैं, जिनमें से हम 22 असाइनमेंट को पूरा कर चुके हैं और आज शुरुआत करेंगे 23 से और 31 तक इसी एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग सभी तैयार हो जाइए, अपने ऐप को ओपन रखिए और साथ साथ सभी प्रश्नों के उत्तर डायरेक्टली करते हुए चलिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के अपने असाइनमेंट्स की। पहला प्रश्न आपको दिया गया है 23वें असाइनमेंट में, उच्चतम न्यायालय किसी मामले में अपील के लिए किस अनुच्छेद के तहत विशेष इजाजत किसे देता है? तो यहाँ पर होगा आपको अनुच्छेद 136 के तहत। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो सन 1950 में। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किन देशों के संविधान में निहित है? तो भारत और अमेरिका दोनों के संविधान में निहित है। भारत का राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से राय लेता है? दोस्तों, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 143। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श होने का अधिकार है? तो यहाँ आप बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त होने के लिए एक शर्त के रूप में कितने समय तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहना चाहिए? सो गाइस 10 वर्ष तक रहना चाहिए। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो यहाँ पर आप आंसर करेंगे उच्चतम न्यायालय को है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद धारण कर सकते हैं? तो 62 वर्ष तक। नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसी के साथ आपका 23वें असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं। डाटा को सबमिट करते हैं सर्वर पर और अपना स्कोर चेक करते हैं। स्कोर आपके सामने है, फुल स्कोर हमने किया है। अब हम चलते हैं 24वें असाइनमेंट पर। तो यह है आपका सामाजिक अध्ययन विषय का 24वां असाइनमेंट। पहला प्रश्न है, जनहित याचिका का वाद किस न्यायालय में लाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जनहित याचिका का मामला उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत उठाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। जनहित याचिका का मामला सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत उठाया जाता है? तो यहाँ आपका हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। भारत में जनहित याचिका के शुरुआत की माता किसे कहा जाता है? तो श्रीमती हिंगो रानी को भारत में जनहित याचिका की शुरुआत का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ हो जाएंगे पीएन भगवती। बिल्कुल सही। जनहित याचिका की शुरुआत किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने की थी? अमेरिका ने की थी। किस लोक अदालत में रुपए की सीमा लागू नहीं होती है? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अस्थायी लोक अदालत में। लोक अदालतें मुख्य कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, यहाँ पर प्रकार पूछा गया था पर आपको यहाँ पर सन दे दिया गया है। बट डोंट वरी, हम सही ऑप्शन चुनेंगे जो आपका सर्वर रीड कर पाता है। हम उसी ऑप्शन को यहाँ पर 1993 को यदि आप चुनोगे तो सही आएगा। वैसे काफ़ी सारी मिस्टेक्स आपकी दी गई है दीक्षा ऐप में। लोक अदालत विधेयक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1995 में। लोक अदालत का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? इसकी बात करें तो 1987 में। ठीक है, इसी के साथ आपके 24वें असाइनमेंट के 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। सभी के उत्तर हम दे चुके हैं और स्कोर तो आपके सामने है, हमने फुल स्कोर किया है। चलिए अब 25वां असाइनमेंट फटाफट से पूरा करते हैं। तो आपका 25वें असाइनमेंट का पहला प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा को अधिकतम कितने दिनों के अंदर बजट पास करना होता है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 14 दिन के अंदर अंदर। संघीय बजट संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 2020-21 के संघीय बजट को संसद में
किसने प्रस्तुत किया? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमन, क्योंकि निर्मला सीतारमन ही आपके वित्त मंत्री है, तो इन्होंने ही 2020-21 का बजट प्रस्तुत किया। संघीय बजट 2020-21 में सरकार का सर्वाधिक खर्च किस मद पर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करों व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। बजट प्रस्तुत करने से पूर्व सर्वप्रथम किसकी अनुमति आवश्यक होती है? तो किसकी आवश्यक होती है? यहाँ पर आप बात अगर करें तो राष्ट्रपति की अनुमति होना आवश्यक है, ठीक है। और भारत में वित्त वर्ष का कार्यकाल क्या है, यानी वित्त वर्ष कब से कब तक माना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है? तो 112। भारत में संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, जो कि हमारी फिलहाल में कौन है? निर्मला सीतारमन। भारत में सर्वप्रथम पहली बार बजट कब पेश किया गया था? तो 1960 ईस्वी में किया गया था। और स्वतंत्र भारत में बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यह किया था दोस्तों आर.के. षणमुखम सेठी जी ने। इसी के साथ आपका 25वां असाइनमेंट पूरा हो जाता है। और हाँ गाइज, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आपके DLED थर्ड सेमेस्टर के सभी विषय लगभग आपके शुरू हो चुके हैं। रेगुलर क्लासेस, SST की भी क्लासेस शुरू हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ही ब्रॉड इसका सिलेबस है। तो अभी से शुरू कर दिया गया है, आपकी क्लासेस रेगुलर होगी और ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि आपको ट्रिक के थ्रू समझाया जाए, ताकि वो आपको ईजिली याद हो सके, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड सिलेबस आपका SST का है। और बाकी बात करें हिंदी और साइंस, मैथ्स, इन सभी की क्लासेस आपकी चली हुई है, तो आप रेगुलर उनका फ़ायदा ले सकते हैं। अब चलिए अगले असाइनमेंट पर। यहाँ आप स्कोर देख चुके हैं, हमने फुल स्कोर किया है असाइनमेंट नंबर 26। अब हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 26। उसके बाद आपके बाकी रह जाएंगे 27, 28, 29, 30 एंड 31। बस इसी के साथ आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा SST का। सॉरी, पहला प्रश्न आपके सामने है, राज्य सरकार के गैर विकास व्यय का सही युग्म है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुलिस न्यायालय। संसद, राष्ट्रपति सचिवालय जैसे मद पर खर्च होने वाला व्यय किस व्यय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नागरिक शासन पर व्यय। बिक्री कर तथा मालगुजारी कर लगाया जाता है, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा, बिल्कुल सही। संपत्ति कर और व्यय कर किसकी सिफारिश पर लगाया गया था? ये लगाया गया था प्रोफेसर केलडोर की सिफारिश पर। भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? तो केवल और केवल RBI के पास है, क्योंकि वो बैंक ऑफ बैंकर्स है, सभी बैंकों का बैंक है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम आयकर प्रारंभ किया गया था कब? तो 1700 ईस्वी में। अप्रत्यक्ष कर का सही युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। भारत में कर व्यवस्था कैसी है? द्विस्तरीय है। आय कर है कैसा? अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर है, या दोनों है? तो अप्रत्यक्ष कर होता है आयकर, ठीक है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। संविधान के किस भाग में केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई थी? तो भाग 12 में की गई थी। इसी के साथ आपके 26वां असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। इसको सबमिट करके अपना स्कोर चेक करेंगे और साथ ही साथ बढ़ेंगे 27वें असाइनमेंट की ओर। स्कोर आपके सामने है, हमने सभी प्रश्नों का उत्तर एकदम सही दिया है। अब चले 27वें। यहाँ से शुरुआत होती है आपकी असाइनमेंट नंबर 27 की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कितने उच्च शिक्षा संस्थानों मार्च 2020 तक एक अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करेंगे 2020 तक? तो ये हो जाएंगे दोस्तों 150। किस वर्ष तक भारत सबसे बड़ी वर्कफोर्स होगी? 2030 तक। बजट 2020-21 में किस मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज को एक जिला अस्पताल संबद्ध करने का प्रस्ताव है? तो PPP मॉडल के तहत। बजट 2018-19 की तुलना में बजट 2019-20 के लिए कितने प्रतिशत बजट अधिक शिक्षा पर खर्च किया गया था? तो अगर यहाँ पर हम मैच करें तो दोस्तों 13%, ठीक है, 13% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13% बढ़ोतरी हुई थी।
अब बात करें कितने संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम किया जाएगा। 100 संस्थानों में। ऑप्शन डी। बजट 2020-21 में शिक्षा के कौशल विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो 3000 करोड़। आगे बढ़ते हैं, बजट 2019-20 में शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो यहाँ अगर बात करें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस बजट वर्ष में स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम चलाने की बात की गई है, तो 2019 और 20, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। बजट 2013-14 में सर्व शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, तो ये हो जाएगा आपका 27,258 करोड़ रुपए। बजट शब्द क्या है, तो ये आपका हो जाएगा एक फ्रांस भाषा का शब्द है। और सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर दे चुके हैं। सबमिट कर देते हैं और अपना डाटा भेज देते हैं सर्वर पर और स्कोर चेक कर लेते हैं। स्कोर हमारा पूरा है। अब चलिए असाइनमेंट नंबर 28 पर। असाइनमेंट नंबर 28 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है 12वीं योजना में उच्च शिक्षा हेतु कितनी सीट की अतिरिक्त वृद्धि कर उसकी सुलभता में वृद्धि करना है 12वीं योजना के तहत, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 मिलियन सीट। 12वीं योजना में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यतः किस पर बल दिया गया है, तो स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, लिंग आधारित शैक्षिक अंतराल को कम करना, उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12वीं योजना में स्कूलों में पढ़ने के मध्यमान वर्ष में कितनी वृद्धि करने की बात कही गई है, तो 7 वर्ष, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। उसी के साथ आगे बढ़े तो 12वीं योजना का मुख्य रूप से किस पर बल देना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, समावेशी विकास, स्थिर विकास, धारणीय विकास, उपयुक्त सभी, तो सभी पर बल देना इसका कार्य है। समावेशी विकास अवधारणा को जन्म दिया गया कौन सी योजना में, तो 11वीं योजना में दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, 1951 में हुई थी। पंचवर्षीय योजना क्यों लाई गई थी, अगर उसकी बात आपसे की जाए तो दोस्तों सामाजिक उन्नति के लिए और आर्थिक उन्नति के लिए, तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों हो जाएगा। योजना अवकाश क्या है, तो यहाँ पर वार्षिक योजना को योजना अवकाश कहा जाता है। और पंचवर्षीय योजना क्या है, तो केंद्रीयकृत और एकीकृत योजना को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। भारत में विकासात्मक प्रयासों की मुख्य रणनीति के रूप में किसे स्वीकार किया गया था, तो ये हो जाएगा गाइस आपका इसका ऑप्शन पंचवर्षीय योजना को। इसी के साथ आपका 28वां असाइनमेंट भी पूरा हो जाता है। सबमिट करके अपना स्कोर चेक करेंगे और फिर 29वें असाइनमेंट को पूरा करेंगे। यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम करेक्ट है। चलिए अब चले 29वें असाइनमेंट। असाइनमेंट नंबर 29 का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, तो कौन है, शक्तिकांत दास जी है। आरबीआई के स्थापना वर्ष में गवर्नर कौन थे, यानी सबसे पहले गवर्नर की अगर बात करें तो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। स्थापना के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अधिकृत पूंजी कितनी थी, 5 करोड़। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की अनुशंसा कब की गई, ये की गई थी 1930 में। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक समूह में कितने बैंक सम्मिलित है, तो 6 बैंक सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का विलय किया गया कब, यानी इनका अमलगमेशन कब हुआ, तो 1963 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रधान या केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है, यानी इसका हेडक्वार्टर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, 1921 में की गई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी, 1840 में की गई थी। और भारत में प्रथम बैंक कहाँ स्थापित किया गया था, कोलकाता में स्थापित किया गया था। अब इसको सबमिट कर देते हैं क्योंकि हमने 29वें असाइनमेंट के भी सभी प्रश्नों को पूरा कर लिया है। स्कोर देखते हैं, आपके सामने है, स्कोर हमारा फुल है। तो अब हम चलेंगे असाइनमेंट नंबर 30 पर।
अब चलिए दोस्तों असाइनमेंट नंबर 30 को पूरा करते हैं। पहला प्रश्न है ई बैंकिंग है इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या ये सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब है 1982। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? तो कौन सा बैंक देता है? भूमि विकास, क्योंकि भूमि से संबंधित ही यहाँ पर बात की गई है, तो भूमि विकास बैंक देता है। अगला प्रश्न है निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है? नाबार्ड है। और नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है किसको? कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य क्या है? तो ये सभी जितने आपको दिए गए हैं ये सभी उद्देश्य है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना और ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े हुए वर्गों को रियायती दर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना, ये सभी इसके आप कह सकते हैं उद्देश्य है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सभी जानते हैं, बहुत ही चहेता क्वेश्चन है, 1935। बहुत पूछा जाता है। मुद्रा की पूर्ति करने वाली संस्था क्या कहलाती है? मौद्रिक संस्था कहलाती है। इसी के साथ 30th असाइनमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब सबमिट करके अपना स्कोर चेक करेंगे। सो गाइस हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही दिए हैं। अब चलिए आज के लास्ट वन असाइनमेंट नंबर 31 पर। सो फाइनली गाइज ये हमारा सामाजिक अध्ययन का लास्ट असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 31। इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा असाइनमेंट्स के टॉपिक्स का, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, फटाफट से इसको भी पूरा करते हैं। किस बैंक की सबसे अधिक विदेशी शाखाएं हैं? तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। उसके बाद पूर्ण रूप से भारतीय पूंजी द्वारा स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1949 को। LDB का मतलब क्या होता है? भूमि का विकास करना या भूमि विकास बैंक होता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है। भारत में 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, 1935 में। इसी के साथ आपका 31वां असाइनमेंट भी पूरा हो जाता है। हमने अपना डाटा सबमिट कर दिया है और स्कोर आपके सामने है गाइस, हमने फुल स्कोर किया है। सो थैंक यू सो मच। आपसे फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।